हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनसे रिलेटेड तो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आइए जल्दी से जुड़ जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अब तक वीडियो और ऑडियो क्लियर पहुंच रही है। तो आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन। आज हम लोग 71 से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसकी अगर बात की जाए तो प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति में 8 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दूसरा कथन है कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। तीसरा कथन है समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्ताधिकारी दल से ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 1 और 2, या फिर 1, 2 और 3? तो अगर बात की जाए प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसमें 25 सदस्य थे, परंतु 1956 में सदस्यों की संख्या इसकी जो है 30 कर दी गई थी। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य से ही नियुक्त होता है और वह निर्वाध रूप से जो है सत्ताधिकारी दल का ही होता है। तो यानी कि हम लोग अगर इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर बन जाता है वो बन जाएगा ऑप्शन ए। केवल 2 और 3 इसका जो है सही कथन है। कौन सा? कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता और समिति का अध्यक्ष अनिवार्यतः सत्ताधिकारी दल से ही होता है। ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? यानी कि जो ब्लैंक चेक के नाम से जानी जाने वाली एक प्रक्रिया है उसका संबंध जो है किससे है, इसकी हमारे इस क्वेश्चन में बात की गई है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ऑप्शन ये है इसके लिए लेखानुदान, ऑप्शन बी प्रत्यानुदान, या फिर ऑप्शन सी अनुपूरक, ऑप्शन डी अपवाद अपवादानुदान। ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए तो जो आपका प्रत्यानुदान है इसका संबंध है, इसका प्रत्यानुदान का संबंध जो है लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ब्लैंक चेक के नाम से प्रत्यानुदान को जाना जाता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं लेखानुदान की। तो भारत की संचित निधि से धन बिना विनियोग विधेयक के पारित हुए नहीं निकाला जा सकता और इसे पारित होने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। इसीलिए सरकार को 2 महीने के खर्च के लिए धन लेखानुदान के माध्यम से दिया जाता है, तो उसे हम लोग लेखानुदान कहते हैं। प्रत्यानुदान की बात की जाए तो प्रत्यानुदान किसी आकस्मिक और तुरंत आवश्यकता वाले मद पर खर्च से संबंधित होता है। इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहा जाता है। अनुपूरक की बात की जाए तो अनुपूरक अनुदान इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत यह राशि उस वर्ष हेतु अपर्याप्त पाई जाए। अपवादानुदान की अगर बात की जाए तो इसे विशेष प्रयोजन के लिए मंजूर किया जाता है तथा यह वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबंधित नहीं होती है। तो हम लोगों ने लेखानुदान भी डिस्कस कर लिया, प्रत्यानुदान के साथ साथ अनुपूरक और अपवादानुदान भी डिस्कस कर लिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का लेखक जो नियंत्रक महालेखा है परीक्षा संघ तथा राज्यों के समस्त वित्तीय कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। इसके बारे में संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक उल्लेखित किया गया है। तो इसके लिए उपयुक्त कथनों में से गलत कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो अगर बात की जाए तो
इसमें जो है सही गलत कथनों की पहचान करना है, तो इसमें कोई भी गलत कथन नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्यों के समस्त वित्तीय कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। इसके बारे में संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक उल्लेखित किया गया है। आई होप आप लोग इसको क्लियर किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद धारण के संबंध में सत्य है? पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या फिर 60 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, या फिर पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। तो जो है इसमें जो है हम लोगों को महालेखा परीक्षक के पद धारण करने के संबंध में सत्य कथन को जो है सत्य कथन का चुनाव करना है। इसकी अगर बात की जाए तो जो महालेखक परीक्षक के पद धारण करते हैं वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या फिर जो है 65 वर्ष की आयु तक जो है इनमें से जो पहले पड़े उस तक इनका जो है पद रहता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है, किंतु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है दे सकता है। तो जो महालेखा परीक्षक होते हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनके कार्य एवं शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका हम लोगों को चुनाव करना है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक कर्तव्यों एवं शक्तियों के बारे में है। यह भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करता है, या फिर वह संघ और राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा करता है, या फिर यह संघ तथा राज्यों की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं से लिए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करता है। तो अगर बात की जाए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्य एवं शक्तियों के बारे में, तो वह भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में संचित निधि में किए जाने वाले सभी जो संपरीक्षा है वो सबकी करता है, इसकी भी और इसकी भी। तो इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो ऑप्शन ये हो जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, जबकि जो इसका जो परीक्षक की जो कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन है उसकी अगर बात की जाए तो 149 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में 149 आर्टिकल है। इसके अतिरिक्त जो है सारे के सारे जो हमारे कथन है, यानी कि जो बी और सी और डी जो हम लोगों ने कथन डिस्कस किया वो सारे सही है। इसका जो कथन है यह गलत हो जाता है। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ये बनेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है जल्दी से कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। उपयुक्त में से सही कूट का चयन कीजिए। केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4 या फिर उपयुक्त सभी। तो जो राज्य के कार्यपालिका होती है उसमें जो है राज्यपाल शामिल होते हैं, राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद एवं राज्य के महाधिवक्ता भी शामिल होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर बन जाता है। संविधान के छठवें भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका के बारे में जो है बताया गया है। कहां से लेकर कहां तक? 153 से लेकर 167 तक।
राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, वह शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आई होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक जो है राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 6वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या 8वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसकी अगर बात की जाए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि यह एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसकी अगर बात की जाए तो यह 1956 में आया था और 56 की धारा के अनुसार ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इस पर राज्य विधानमंडल को मतदान का अधिकार होता है। उपयुक्त में से कौन से ऐसा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो अगर बात की जाए, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, यह कथन सत्य है। इस पर राज्य विधानमंडल को मतदान का अधिकार होता है, यह कथन गलत है। यानी कि ऑप्शन ये इसका जो है केवल सही आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1866 में हुई थी। इसका न्यायिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तक विस्तृत है। उपयुक्त में से कौन से सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है और दोनों गलत हैं। अगर इसकी बात की जाए कि जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य तक विस्तृत है। ठीक है, सॉरी, उत्तराखंड राज्य तक विस्तृत नहीं है, इसमें हम लोगों को गलत कथन चुनना है। इसकी अगर बात की जाए, सबसे पहले हम लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी, लेकिन इसकी अगर बात की जाए, इसका न्यायिक क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, जिसमें उत्तराखंड राज्य नहीं आता है। यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका गलत कथन है। इसका न्यायिक क्षेत्र केवल और केवल उत्तर प्रदेश आता है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ गए होंगे। जबकि उत्तराखंड का अपना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। उत्तराखंड के अंदर स्वयं का उच्च न्यायालय है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारे पास प्रश्न है, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्णय कौन करता है? संसद किसी संख्या संविधान में दी गई है, इसकी संख्या जो है संविधान में दी गई है, या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? तो इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो निर्णय करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, इनकी अगर बात की जाए तो इसकी जो है इसके बारे में जो विशेष तौर पर राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। आई होप आप लोग इसको क्लियर समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व बहुमत सिद्ध करना आवश्यक होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा है? से कथन सत्य है, इसकी बात करना कीजिए, यहाँ पर की गई है। तो इसकी अगर बात की जाए तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो कोई व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, केवल एक कथन सत्य है यहाँ पर। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। कुछ
इशू के कारण। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जान रहे हैं कि आज की जो वीडियो है वो बहुत कम समय के लिए ही की गई है, क्योंकि कुछ इशू हैं जो आगे आने वाली वीडियो में ना हो, उसके लिए आज की इस वीडियो के लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।